विच ऑफ द फॉलोइंग? सर वो बाहर ही आ रहा है, दिख रहा नहीं वो। ऊपर जा रहा है ना वो? हाँ सर। हाँ सर। सर आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। बोलते बोलते मैं कई बार भूल जाता हूं इसके अंदर। चलिए, which of the following changes will increase moles of hydrogen in the reaction given below? अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है और दे रहा है N2 और 3/2H2, और ये मैं चेंजेस लिख रहा हूं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से चेंज है जो रिएक्शन को फॉरवर्ड जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन के अमाउंट को बढ़ाएंगे, मोल्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, आप आराम से सोचिए इसको। बताइए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है पूरा साफ साफ? हाँ सर। क्वेश्चन जज करिए और बताइए कितने आएंगे। ये अपन कैसे भी पूछ सकते हैं, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस। सर बोल भाई। वो जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है तो ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम है ना? टोटल।
हाँ जी। सर आपने वो 12th वाला क्या लिखा है, एडिशन ऑफ? मैग्नीशियम Mg। अच्छा, कुछ कुछ जवाब आने लगे हैं। वो एंड में क्या लिखा है 12th वाला? 12th वाला हाँ 1 4 5 7 10 15 16 1 4 5 7 10 13 16 1 4 5 10 16 1 4 5 10 11 13 15 16 1 4 5 7 10 1 4 5 7 10 16 1 4 5 7 10 12 13। मैं कर दूं क्या क्वेश्चन ये वाला? मैं कर दूं ये क्वेश्चन? चलिए, अरे मैं कर दूं क्वेश्चन? हाँ सर। ऐसा कुछ को बोलना होता है ना। 1 4 5 7 10 12 13 15 16।
जी, क्या किसी के सारे सही हैं? मतलब इनकम्प्लीट आंसर विल डू बट पार्शियल आंसर विल नॉट डू है। ठीक है। हाँ सर। सारे नहीं है सर। मतलब कोई गलत आंसर नहीं होना चाहिए, बाकी पार्शियल करेक्ट होगा तो सर, चलेगा। हाँ हाँ बोल। गलत एक नहीं। गलत। पार्शियली करेक्ट है। मतलब कोई सर गलत 7 आंसर तो नहीं। हो नहीं सकता क्यों? सर। प्रेशर ऐड करने से तो कम होता है ना कंसंट्रेशन अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। प्रेशर ऐड ने हीलियम ऐड करने से कांस्टेंट प्रेशर पे। सर अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम समझ गया तो डिक्रीज इन प्रेशर रहेगा ना। बिल्कुल रहेगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला किसी को डाउट है कि आप अमोनिया ऐड करेंगे रिएक्ट प्रोडक्ट, यदि रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। फिर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, यदि आप नाइट्रोजन रिमूव करेंगे तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो वॉल्यूम बढ़ने पे इफेक्ट है वही इफेक्ट यहाँ होगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। फिर डिक्रीज इन प्रेशर का मतलब भी वॉल्यूम इंक्रीज है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब कितने लोगों ने 12 आंसर लिखा है? जितने लोगों ने 12 लिखा है आई एम हैप्पी। उनको ये याद है, उनको ये याद है कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, और नाइट्रोजन मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन और एडिशन ऑफ मैग्नीशियम एक ही तरह का इफेक्ट जनरेट करेंगे। सर ये यूडियोमेट्री की लिस्ट में था क्या? बिल्कुल यूडियोमेट्रिक लिस्ट में था। सर आपका आवाज क्रैक हो रहा है। मेरा आवाज क्रैक हो रहा है? एक मिनट रुक, मैं नेटवर्क नहीं सर ठीक है। ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है तो 12। अब ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ेगा। एडिशन ऑफ HCl, HCl एक एसिड है, ये अमोनिया से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, मैंने इसका आंसर क्या दिया है? अरे 15 16 आंसर नहीं है ना इसके। 15 16 आंसर नहीं है। एडिशन ऑफ HCl क्या काम करता है? एडिशन ऑफ HCl ये अमोनिया से रिएक्ट करता है और अमोनिया के अमाउंट को कम करता है, तो ये रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएगा। और एडिशन ऑफ वाटर भी यही करता है कि अमोनिया। HCl भी तो अपना एज देगा ना। नहीं नहीं देख, HCl एसिड है भाई, वो डिसोसिएट हो ही नहीं रहा, रिएक्शन तो कुछ और हो रही है। ठीक है, उन्होंने गलती से यार मैंने वो 15 16 टिक कर दिया। और अमोनिया और वाटर आपस में रिएक्ट करके NH4OH बना रहे हैं तो भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सर कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल कल ही तो बात की थी, कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सर मेरे सारे करेक्ट है फिर। हाँ यार मैंने देख लिया, वो बढ़िया है। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया क्या? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है ना। सर वो ऊपर टाइमर नहीं बता रहा क्योंकि नहीं नहीं दिखा रहा है भाई, मेरे को दिखा रहा है रिकॉर्डिंग। यू आर रिकॉर्डिंग, मेक श्योर एवरीबडी नोज दे आर बीइंग रिकॉर्डेड प्राइवेट। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग चालू है। सर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का क्या मीनिंग है? सर
सर सर चले गए। हाँ जी, आपको अब आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ो। निलय कुछ पूछ रहा था भाई, तू पूछ ले। निलय है कि गया? सर कुछ नहीं है सर, हो गया। ठीक है, चलो। PCl5 gives PCl3 plus Cl2. The above reaction is in equilibrium. सर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का क्या मीनिंग है? Arrhenius constant, जो E नॉट E से पहले लिखा होगा वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सर उसको कैटलिस्ट चेंज कर सकता क्या? नहीं, मतलब वो कर मतलब वो फिर एक बड़ा ही अजीब तरह का वो होगा, नहीं कर सकता है वैसा। The above reaction is in equilibrium, then suddenly volume is increased to double, या volume is doubled. Then पहला, concentration of PCl3 and Cl2 will increase. दूसरा, concentration of PCl5 will increase. तीसरा, concentration of PCl3 Cl2 will decrease. चौथा, concentration of PCl5 will decrease. और पांचवा, concentration of all, मतलब concentration of PCl3 Cl2 and PCl5 will decrease. कौन सा वाला ऑप्शन होगा? सर बोलो ना। सर बहुत लैग आ रहा है। बहुत लैग आ रहा है? ऑडियो लैग की वीडियो नहीं। लैग? नहीं सर, अच्छा चल रहा है। भाई साहब, आज तो सुमेध भी बोल रहा है कि अच्छा चल रहा है, तो अपने को अच्छा मानना पड़ेगा। आज सुमेध घर के सर सामने अच्छा वाले। चल रहा है। वेरी गुड जी, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर सिंगल करेक्ट है क्या? हाँ, सर ये सिंगल करेक्ट कैसे होगा? मत माने। फिफ्थ लग रहा है।
सर अगर PCl3 PCl2 का इंक्रीज करेगा तो PCl5 का डिक्रीज करेगा ना, मतलब दोनों है ऑप्शन में। ओ यस, मल्टीपल चॉइस करेक्ट, सॉरी 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 भैया, मैं भूल जाता हूँ ना मैं क्या लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं ना शांति से क्वेश्चन लिखना आता हूँ कई बार। सर ऊपर जा रहा है वो। यार मैंने एक नया ट्राइपॉड मंगवाया है इसीलिए। Which factors will favor evaporation? हाँ जी, इसका आंसर आ गया सबका 1 और 4, या किसी का कुछ और है? हाँ सर, हाँ सर। आ गया सर सर। फिफ्थ आ रहा चलिए बहुत ही बढ़िया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आंसर है 5। सर सिंगल करेक्ट है तो फिर वही आंसर होता। मैं ऑप्शन देख के नहीं बोला है मैंने तेरे को करने को, ऑप्शन देख के नहीं, मल्टीपल चॉइस करेक्ट कुछ भी ऑफ क्वेश्चन हो, आंसर ये है। समझे ऐसा क्यों हाँ होगा? सर समझा। देखो ये रिएक्शन वॉल्यूम इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, एग्रीड। मोल्स ऑफ Cl2 एंड PCl3 बढ़ेंगे, एग्रीड। मोल्स ऑफ PCl5 कम होंगे, एग्रीड। बट increase in moles of PCl3 and Cl2 cannot compensate volume increment. वॉल्यूम जो बढ़ा है उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। जो वॉल्यूम का इफेक्ट होता है वो हमेशा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू मोल्स। रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो यदि मैं ये लिखूं कि मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स विल डिक्रीज, और यदि मैंने वॉल्यूम बढ़ाया और यदि मैंने वॉल्यूम कम किया तो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स विल इंक्रीज। समझ में आ गया या नहीं? अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में? समझा सर सर। हम सबसे इनिशियल समझ गया सर। क्या सबसे क्या इनिशियल क्या बोल रहा है? सबसे इनिशियल कंडीशन ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम पे नहीं, बिफोर वॉल्यूम डबलिंग वो सिचुएशन ले रहे हैं इनिशियल। हाँ बिल्कुल वही है कि भाई आपने शुरुआत में कंसंट्रेशन शुरू बोली थी भाई, ऐसे आपने क्या लिया, PCl5 है, ये PCl3 प्लस Cl2 है, इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है, ये लेट्स से ये C2 है, ये C2 है, वो वाला कंडीशन ये है बिफोर डबलिंग। और आफ्टर डबलिंग क्या हो जाएगा? सडनली आफ्टर डबलिंग ये हो जाएगा C2/2, ये हो जाएगा C2/2 और ये हो जाएगा C1/2। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो ये हो जाएगा C1/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा C2/2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा C2/2 प्लस एक्स।
but C2 by 2 plus x will be less than C2 in any case. Simple. चाहो तो आप लिख के प्रूव भी कर सकते हो कि ये लिमिटिंग केस होगा, मैं ये पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, तो C2 के बराबर तक नहीं पहुंच सकता ये, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दूं, इसका के इक्विलिब्रियम लिख दूं, तो ये आ जाएगा C2 by C1। और यदि मान लो मैं कहता हूं कि चलो नहीं, किसी तरीके से ये C2 तक पहुंच गया, तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2/2, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C2। तो यदि मैंने ये वाला केस इमेजिन किया, तो इस इंस्टेंट पर Q कितना आ रहा है, C2 स्क्वायर डिवाइड बाय C1 माइनस C2/2। तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी है K से, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, मतलब ये C2 कभी भी अचीव नहीं हो सकता, रिएक्शन बैकवर्ड आती जाएगी। बस, आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। सर पर उससे इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा। नहीं, कांस्टेंट पे फर्क तोड़ना पड़ेगा, कांस्टेंट तो वही रहेगा, क्यू पे फर्क पड़ेगा, और फिर क्यू कोशिश करेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए। इतना क्यू पढ़ने के बाद तेरे को ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई क्यू केवल एक चीज पर डिपेंड करता है, और वो है टेम्परेचर। आर वी क्लियर? ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो कॉपी करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके सर। सर बोल भाई। सर आप मॉड्यूल भेजने वाले थे वो केमिकल इक्विलिब्रियम और आइसोमेरिज्म का। या तेरे को एक रिक्वेस्ट करूं भाई? हाँ सर। क्लास खत्म होते ही मेरे को, जैसे ही क्लास खत्म होना तब बोलना बिल्कुल, क्योंकि तब मैं फोन हटाऊंगा ना, तो फोन फिर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। बोर्ड पूरा दिख रहा है ना? हाँ सर। सर लेफ्ट। हाँ हाँ सर। कॉपी कर लो। कॉपी हो गया क्या? सर एक मिनट।
कॉपी हो गया अभी? हाँ सर हो गया। तो फिर मैं ट्राई करूँ ना यार। चलो देखते हैं। What happens when a block of ice is dissected using knife or wire? आपके पास ये ब्लॉक है आइस का, मान लेते हैं, ठीक है। आप यहां से इससे एक ये नाइफ पास कर रहे हो, क्या होगा? ये नाइफ पास हो जाएगा, मगर क्या होगा इवेंचुअली? क्या होगा? ये नाइफ पास हो जाएगा और आइस 200 में बढ़ जाएगी, या फिर क्या होगा? बटेगी नहीं सर, वैसे ही बन जाएगी। एग्जैक्टली घटेगी कैसे नहीं बनेंगे? आइस? जैसे उसको प्रेशर अप्लाई नाइफ पास हो जाएगी पर फिर से जुड़ जाएगी और क्यों? रेगुलेशन। फोर्स पहले प्रेशर पड़ा था, फिर बाद में जब फिर से प्रेशर निकल गया तो फिर वो फिर से सॉलिड हो जाएंगे ऐसा। क्यों? मतलब नीला एक बार वापस से बोल प्लीज, क्यों ऐसा होगा? जब हम लाइक कट करेंगे तब प्रेशर इंक्रीज होगा उसके ऊपर, तब वो स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। बाद में जब वो प्रेशर निकल जाएगा उसके ऊपर, जैसे नाइफ पास हो जाएंगी ऊपर वाले, फिर बाद में फिर से जुड़ जाएंगे क्योंकि प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। वो ये फिर से बता solid- चुका क्या आपको? नहीं, फिजिक्स में हो गया था पिछले साल। हाँ सर, एक बार आपने बताया था कि केव हाँ में सर, ऐसा कुछ 10th पूछा में था। हुआ। सर आपने बोला था कि केवीपीआई के इंटरव्यू में पूछा था किसी को। हाँ बिल्कुल, ये मैंने आपको केपीवाई के वक्त ही बताया था, ऐसा होता है। पर क्यों होता है ऐसा? पॉइंट ये है। सर हम प्रेशर इंक्रीज करते तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिक्विड फेज की तरफ शिफ्ट होता है, तो फिर वो रिएक्शन सुन, ये ऐसा है, आइस सॉलिड टू वाटर लिक्विड, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। तो यदि आप प्रेशर बढ़ाते हो तो जो आइस है उसकी मेल्टिंग बढ़ती है, और जैसे प्रेशर कम करते हो तो फिर वापस सॉलिड बन जाता है। जैसे यहाँ पे प्रेशर लगाया आइस मेल्ट हुई, ये पूरा का पूरा नाइफ क्रॉस कर गया। जैसे प्रेशर हटा, रिएक्शन वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गई और बात खत्म। आर वी सब्लिमेशन क्लियर? रिएक्शन। आर वी क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। यस हाँ सर। व्हाट? आपने कभी प्रेशर कुकर यूज किया है क्या? हाँ सर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है कि ओपन वेसल में आधा जल्दी बनता है? कुकर। प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर।
प्रेशर क्यों? कुकर में जल्दी बनता है। क्यों? सर प्रेशर ज्यादा रहता तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो फिर उसके अंदर ये है। बिल्कुल। यदि आप देखोगे कि भाई H2O लिक्विड है, ये H2O गैस में कन्वर्ट होगा और इस रिएक्शन का जो Kp है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना किसी भी लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर Kp एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। ठीक है, तो यदि आपका एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं। पर इन प्रेशर कुकर प्रेशर ज्यादा होता है, और प्रेशर ज्यादा होता है तो पार्शियल प्रेशर H2O भी ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से हीट ज्यादा ट्रांसफर होती है और खाना जल्दी और जल्दी पकता है। आर वी क्लियर? आर वी हाँ क्लियर? सर। हम्म, एक होता है आपको फेज डायग्राम आते हैं क्या? फेज डायग्राम पढ़े हैं क्या आपने पहले फिजिक्स में? हाँ सर, अभी लास्ट वेव्स चैप्टर में में क्या ना सर? फेजर फेज, फेजर डायग्राम्स। फेजर नहीं, हाँ सर। फेज। नहीं नहीं, वो लिक्विड नहीं हुआ, सॉलिड, वो नहीं हुआ। फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं हुआ क्या अभी तक? फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड्स हो हो गया गया सर। है हो सर। गया ना? हो गया ना सर? और थर्मो? नहीं, थर्मो नहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ। सर, नहीं थर्मो सर, बचा है। थर्मो नहीं हुआ सर। इधर समझो, ये होता है ग्राफ ऑफ Kp वर्सेस टेम्परेचर। ये है आम जिंदगी, मतलब रेगुलर में ऐसा होता है। ये वाला फेज होता है सॉलिड, ये वाला फेज होता है लिक्विड, ये वाला फेज होता है गैस। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर या के वर्सेस टेम्परेचर का। अब आप एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ लेते हो और उसके हिसाब से चीजों को डिफाइन कर देते हो, या एक्सटर्नल प्रेशर के हिसाब से चीजों को डिफाइन कर देते हो। जैसे हमने लिखा ये वेपर प्रेशर है, हमने लिखा कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 1 atm है। वो 1 atm है, लेट्स से ये 1 atm की लाइन है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर होगा जहां पर ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का केपी ये आ रहा है, ये वाला टेम्परेचर ये बन जाएगा टी मेल्टिंग पॉइंट, और ये जो टेम्परेचर जो लिक्विड गैस इंटरफेस आ रही है ये बन जाएगा टी बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये जो पॉइंट है, ये देखिए ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स है। बेसिकली ये जो लाइंस है ये लाइंस केपी के लिए हैं। ये सॉलिड लिक्विड के लिए केपी डिफाइन हो रहा है, लिक्विड गैस के लिए केपी डिफाइन हो रहा है, ये सॉलिड गैस के लिए डिफाइन हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ये तीनों के तीनों एक साथ एक जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, और इस जगह पर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आर वी क्लियर? ये सारे सॉलिड का ग्राफ है एक्सेप्ट ऑल कंपाउंड्स एलिमेंट्स एक्सेप्ट वाटर।
क्योंकि वाटर की जिंदगी नॉर्मल जिंदगी नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ये मानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इससे ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा गैस। वाटर के लिए थोड़ा सा घपला होता है, इसलिए चीजें चेंज हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं कि ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर है P नॉट, तो इफ P नॉट इज मोर देन 1 atm तो सब्लिमेशन होता है, लिक्विड बनता ही नहीं है। और यदि P नॉट इज लेस देन 1 atm तो किसी भी मटेरियल के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि वाई सम लिक्विड्स सम सॉलिड्स सब्लाइम्स, क्यों? क्योंकि उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या जो Kp है, जो सॉलिड, जो ट्रिपल पॉइंट है जहां पर ये तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम पर रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आपस में इक्विलिब्रियम पर रहेंगे, वो जो Kp है वो Kp 1 atm से कम है। यदि अपन बाहर से प्रेशर बढ़ा दें तो फिर कहानी बदल जाती है। समझ में आ गया? हाँ सर। सर लेकिन लिक्विड अचीव कर सकते हैं ना कि प्रेशर जीरो ऑलमोस्ट लाइक बहुत कम करके? सर हाँ, बहुत कम करके। मतलब जो स्ट्रेट लाइन बनाई आपने आरडी, तो अगर मैंने प्रेशर का लाइक पी नॉट अभी ऊपर है ना, लेकिन 1 atm पे है, तो उसके ऊपर तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसको बहुत कम कर दूँ तो फिर लाइक लिक्विड नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। उसी केस में अगर मैं जो जिसका सिर्फ सॉलिड और लिक्विड गैस ही बनता है, उसको अगर मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो फिर लिक्विड फेज भी बनेगा ना। मैं समझा नहीं, प्लीज, तू क्या बोला? तेरी बात नहीं समझा। सर अगर मैं प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा किसी इसके, पहली बात सुन, पहले मेरी बात सुन। मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये वेपर फेज के फ्रेम में बनाया है ना। मैंने ये वेपर फेज के, मैंने वेपर प्रेशर के उसमें बनाया, टर्म्स में बनाया डायग्राम। पहली चीज, मैं अभी एक्सटर्नल प्रेशर मैंने इतना यूटिलाइज नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि मैंने ये डायग्राम वेपर प्रेशर के सेंस से बनाया है। यदि ये वाला पॉइंट 1 atm से नीचे आता है तो हम लोग क्या देख सकते हैं वेपर प्रेशर कि एक सेकंड रुक यार। एक मिनट रुक जा प्लीज, मैं वापस से सोच लूं मैंने क्या लिखा है। ये उल्टा लिखा है ना मैंने। यदि P नॉट 1 atm से कम है तो सीधा सबलाइम होगा, और यदि P नॉट 1 atm से ज्यादा है तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, अब बोलने लगे क्या कह रहा है? मैंने उल्टा लिखा है वो कुछ। निलय, सर ये हमने ऐसे कंसिडर किया जिसमें सिर्फ सब्लिमेशन होता है, जैसे सॉलिड और गैसियस स्टेट ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पी नॉट इज लेस देन 1 atm पे। और हाँ। फिर उसका हमने लाइक ऐसे कंडीशन एक की जिसमें प्रेशर बढ़ाया कम किया, तो उसमें हम लिक्विड हम फेज लिक्विड एग्जिस्ट किया। करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करवा सकते हैं, होती है। तो किसके ऊपर रहेगा? बट जब बढ़ेगा प्रेशर कम होगा? जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तब, जब आप उसके वेपर्स को एस्केप आउट नहीं करने दे रहे हो तब। हाँ सर। सर मतलब ड्राई आइस के साथ पॉसिबल होगा, है ना? ड्राई आइस का मैं बनाता हूं, तू कॉपी कर इसको। मैं ड्राई आइस का डायग्राम बनाता हूं।
बोल। आपने जो वीपी के ऊपर वाली जो लाइन बनाई वो 1 ATM की लाइन थी क्या? हाँ, वो 1 ATM की लाइन। नॉट, अगर उससे कम हुआ तो फिर सिर्फ सॉलिड और गैसीय स्टेट कैसे एग्जिस्ट करेंगे, दूसरी भी कर सकते हैं ना? तो कॉपी कर, बताता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ। ये वाला है ना, केवल ये वाली लाइन छोड़ देना, मैं इसको दूसरे फ्रेम में बना के एक एग्जांपल दूसरे फ्रेम में लिखता हूँ, फिर बात करेंगे। अभी क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन करवा रहा था तो इसलिए मैंने वेपर प्रेशर के फ्रेम में लिखा है। अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर के फ्रेम में ये ग्राफ बनाता हूँ, तब इंटरप्रिटेशन चेंज करता हूँ। सर बोलो। सर आपने कौन सी लाइन छोड़ने के लिए बोला था? ओवन ये हीटर वाला। वाली ना? अभी तो लोग बेसिकली क्या है, टेम्परेचर का फ्रेम यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए मतलब मेरे को खुद को भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, इसीलिए क्वेश्चन करवा देने की इच्छा है मेरी। ठीक है सर। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम हो गया क्या? सर आपकी वॉइस हाँ क्लियर सर। नहीं आ रही।
ये वाला क्वेश्चन समझे? ये है फेज डायग्राम फॉर CO2। ठीक है, अब बताइए क्या है। अब जरा ये वाला ग्राफ थोड़ा सा कंटेक्स्ट में बैठेगा आपके। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। अब जरा ये ग्राफ आपके कंटेक्स्ट पे बैठेगा। ये CO2 का ग्राफ है। हम लोग कहाँ देखते हैं? हम लोग देखते हैं 1 atm। हमारे लिए प्रेशर 1 atm है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। इसीलिए 1 atm पर 195 केल्विन पर CO2 सबलाइम हो जाती है। ठीक है, 5 atm पे और 217 केल्विन के ऊपर ट्रिपल पॉइंट अचीव होता है, जहां पर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों देख सकते हो। मतलब यदि आपके पास प्रेशर एक्सटर्नल 5 atm से ज्यादा होगा तो आप सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, और यदि मैं 298 मैं 67 atm पर बात करूं तो 67 atm पर ये जो टेम्परेचर होगा, लेट्स से इसको नीचे आप प्लॉट कर देते हैं, TA मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड CO2 होगा और 298 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड CO2 होगा। हाँ, अब आपको कोई भी डाउट है पूछिए प्लीज। वेटिंग। सर डेटा लर्न करना है? नहीं, अरे केवल कंटेक्स्ट बताने के लिए कि ये किस कंटेक्स्ट में समझना होता है वो समझा रहा हूं। डेटा वेटा नहीं, क्वेश्चन सब कुछ देगा ही देगा, तो आपसे उसमें कुछ चाहिए नहीं आपको। वैसा है। ठीक है, अभी ये पूरा फेज डायग्राम क्लियर है बढ़िया से? जो सब्सटेंसेस सब्लाइम होते हैं उनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा कुछ रहता ही नहीं क्या? नहीं, सब्लिमेशन टेम्परेचर CO2 के लिए होता है ना, सब्लिमेशन टेम्परेचर 195 केल्विन। चलिए, यदि वाटर के लिए यही ग्राफ एडजस्ट करना हो तो वाटर का ग्राफ बस हल्का सा ऐसे पीछे की तरफ जाता है। नहीं, वाटर का ग्राफ ऐसे होता है। इसको भी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। मेरे को एनिमली की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती। एनामलस, वो जो भी कुछ लिखते हैं ना, एनामलस नेचर ऑफ वाटर, केवल ये वाला सॉलिड टू लिक्विड वाला चैप्टर खत्म। जितने केस मेरे को कराना था, जो कुछ कचरा पढ़ाना था, मैंने सब यहीं पढ़ा लिया। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में जाते हैं। प्लीज कॉपी करिए, मेरे को मिटाना है। और बोलिए कुछ तो। ओके सर। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म। अब अगला चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। डिस्कशन था ना? किस चीज का डिस्कशन था भाई? 50 क्वेश्चन थे सर आज जीओसी के मॉड्यूल का।
सर मॉड्यूल कब से घूम रही है गोल गोल, प्लीज। मॉड्यूल का डिस्कशन आज है? हाँ हाँ ठीक है, कॉपी सर करो। कल रख लो ना। क्या सर क्यों 20 आज भी रख लेना? 20 मिनट में हो जाएगा क्या डिस्कशन? पहले ये बताओ कितने डाउट्स हैं? ज्यादा नहीं है सर। 10 मैक्स। सर नहीं होता सर आया नहीं स्टार्ट कर दो। चलो कॉपी तो करो, कॉपी तो करो, कॉपी तो करो। ओके, नाउ मिटा दूं ये बोर्ड? बोर्ड मिटा दिया जाए? सर लेफ्ट साइड का रहने दो ना 1 मिनट। हो गया सर। मुबारक। मिटा दूं ना ये पूरा? हाँ सर। चलेगा। आज से आईने के इक्विलिब्रियम चालू हो गया। अब मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं कोई बात नहीं, पर हाँ चालू हो गया चैप्टर। आई एम मोर देन हैप्पी। कल चालू होना चाहिए था ये इस टाइम पर। कोई बात नहीं। अभी फिर मॉड्यूल का डिस्कशन का क्या करना है? कल ले लो सर कल ले लो। सर अभी ले लो, 15 मिनट में हो जाएगा शायद, अगर 10 ही डाउट है तो। जल्दी बताओ क्या करना है। सर कल ले लो। सर नियो का सर डिस्कशन कल ले लो, आज उसका थोड़ा ब्रीफ देता है नहीं इक्विलिब्रियम का। अच्छा, ब्रीफ दे दो। मतलब इंट्रोडक्शन जैसे। नहीं, इंट्रोडक्शन देना ही नहीं होता। देखिए सर फिर बोल दो सर ये चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ता है? आयनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आयनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चीजें यूज करनी होती है और शॉर्टकट नहीं मारने होते हैं। 90% बच्चे जिनका आयनिक कमजोर होता है वो आयनिक इसलिए कमजोर होता है कि वो शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं, वरना आयनिक इज ए वेरी इजी चैप्टर। यदि आप पूरा मेथड लगाओ तो आयनिक इज 100% स्कोरिंग।
वैसा है। चलिए सबसे पहले अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं एसिड्स एंड बेसिस। थ्योरी की क्लास होती है, सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस के अंदर हमारे पास होते हैं, देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कि हमने कोई आयन बनाया और मतलब हमने कोई एक रिएक्शन करवाई जो आयनिक रिएक्शन थी और उसने कहीं जाके इक्विलिब्रियम अचीव किया, ठीक है। और जब उसने इक्विलिब्रियम अचीव किया तो वो जो आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम है उसको आपने आयनिक इक्विलिब्रियम बोला है, बस और कुछ नहीं। पर अब मुद्दा है कि पानी में जाके आयंस कौन कौन बनाएंगे? तो पानी में जाके आयंस बनाते हैं एसिड्स एंड बेसिस। इसीलिए अपने को पहले एसिड और बेस डिफाइन करना पड़ता है और फिर अपन इंपैक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन वाटर एंड जो भी कोई इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो पूरा स्टडी करते हैं। पर उसके बाद पहले एसिड्स एंड बेसिस डिफाइन करते हैं। देखिए एसिड्स एंड बेसिस के अंदर हमारे पास कुल मिला के 3 थ्योरीज होती हैं, 3 थ्योरीज जिसके बेसिस पे एसिड्स और बेसिस डिफाइन होते हैं। सबसे पहला होता है अरेनियस, एसिड्स एंड बेसिस। अरेनियस एसिड्स एंड बेसिस क्या बोलते हैं कि H प्लस डोनर्स आर एसिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल HCl, HNO3, CH3, C डबल बॉन्ड OH, H2SO4 एक्सेट्रा। दूसरा ये बोलते हैं OH माइनस डोनर्स आर बेसिस, एग्जाम्पल NaOH, KOH एक्सेट्रा। पर अरेनियस देखिए पूरा एक अरेनियस एक ऐसा साइंटिस्ट है, इसका नाम आप पूरा इक्विलिब्रियम सुनेंगे, आप पहले पढ़ चुके हैं अरेनियस थ्योरी कि आयनिक इक्विलिब्रियम अरेनियस की देन है। पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम अरेनियस एसिड्स की स्टडी है एक तरह से, ये मान लीजिए। इसके अलावा पूरा केमिकल काइनेटिक्स, ये दोनों चैप्टर प्राइमरली अरेनियस के रिसर्च है। अरेनियस बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट रहा है, उसको उतनी इज्जत नहीं है कि वो केमिस्ट्री का साइंटिस्ट को इतनी इज्जत नहीं होती है। यदि यही फिजिक्स वाला होता तो इसको अपन न्यूटन व्यूटन या गैलीलियो तो मान ही लेते, न्यूटन नहीं मानते थे, ठीक है। तो H प्लस डोनर्स आर एसिड्स एंड OH माइनस डोनर्स आर बेसिस। पर प्रॉब्लम क्या है इस थ्योरी के साथ में, ड्रॉबैक क्या है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन acidic behavior of compounds which do not have H plus. Compounds which do not have H plus. Example CO2, SO2, AlCl3, etc. Or it cannot explain basic behavior of bases which do not have OH minus ion. Example अमोनिया, ठीक है। इसीलिए अरेनियस थ्योरी को रोक दिया गया और अरेनियस के बाद उन्होंने अगली थ्योरी आई और वो थ्योरी थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी थी कॉन्जुगेट बेस्ड थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का ही आउटकम है, समझिए। इन्होंने कहा एसिड्स कौन होते हैं? H प्लस डोनर्स, एग्जाम्पल ऑल अरेनियस एसिड्स। और इन्होंने क्या कहा बेसिस कौन होते हैं? ऑल H प्लस एक्सेप्टर्स, एग्जाम्पल अमोनिया OH माइनस
H2O, ठीक है, जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनका फायदा क्या हुआ, मतलब इन्होंने क्या किया, इट कुड एक्सप्लेन बेसिक बिहेवियर ऑफ अमोनिया। जो प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट हो गई, पर ड्रॉबैक क्या हुआ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर ऑफ compounds which do not have H plus। और कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी इसी का दिया है। इसने क्या बोला, कोई भी एसिड यदि H प्लस लूज कर देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, क्योंकि यही तो थ्योरी थी कि भाई बेस क्या काम करेगा, बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा और वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी है वो पूरी की पूरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ही दी है कि भाई कोई एक कंपाउंड जब अपना H प्लस लूज करता है, जब वो लूज करता है तो अपने आप को कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और जब कोई H प्लस एक्सेप्ट करता है तो अपने आप को कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। आर वी क्लियर? यस बोल सर। भाई। सर अरेनियस एसिड और बेस की जो थियरी थी वो सबसे पहली थियरी थी, तो फिर उसमें जो उन्होंने डिफाइन किया है एसिड्स को, क्या डिफाइन किया है? अगर वो H प्लस दोनों डिफाइन किया तो बाकी सब उनको कंसिडर नहीं कर सकते ना, एसिड CO2 SO2। हाँ मतलब बिल्कुल अरेनियस के हिसाब से CO2 SO2 AlCl3 एसिड नहीं होते हैं, पर आप जब उनको पानी में डालते हैं तो pH 7 से कम आता है तो वो एसिड होने चाहिए, पर अरेनियस साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्यों एसिड है वो। ठीक है सर। हाँ, इसके बाद तीसरी थ्योरी आई लुईस की। ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है शायद पहले, लुईस थ्योरी पढ़ाई हुई है हाँ ना सर, मैंने आपको केमिकल पहले। बॉडी में। हाँ बिल्कुल, सर। कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेसिस, और ये सबका एसिडिक नेचर बता देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, कभी कभी एक सवाल उठता है कि कोई एक किसी एक थ्योरी के हिसाब से एसिड, दूसरी थ्योरी के हिसाब से भी एसिड ही होना चाहिए कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपने लिखा अमोनिया है, ये इसके एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल हैं सारे लुईस, जितने भी एसिड और बेस सब है। एसिड्स का एग्जाम्पल लिख देता हूँ ना, एसिड्स का एग्जाम्पल H प्लस AlCl3 CO2 एक्सेट्रा, और बेसिस का एग्जाम्पल है ऑल ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस। मैं यदि अमोनिया को डिफाइन करना चाहूं तो अमोनिया क्या है, अमोनिया ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है, लुईस बेस है, पर वो अरेनियस बेस नहीं है। ठीक है, यदि मैं वाटर को डिफाइन करना चाहूं तो वाटर क्या है, वाटर अरेनियस एसिड है, क्योंकि वो H प्लस दे सकता है, देता भी है पानी में, कितना ही कम देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ तो देता ही है। वो अरेनियस बेस भी है क्योंकि वो OH माइनस देता है। अब वो H प्लस देता है इसलिए वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड भी है, वो H प्लस एक्सेप्ट करके H3O प्लस बना सकता है इसीलिए वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस भी है, और वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है तो वो फिर लुईस बेस भी है। समझ में आ गया? क्या ये चीज क्लियर है आपको? हाँ यस सर। सर। एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए, यदि जवाब सही दिया तो पुरस्कार मिलेगा। HCl अरेनियस, HCl लुईस एसिड है क्या? मतलब HCl आपकी नजरों का जो एसिड है वो HCl है ना, जिसको आप एसिड मानते हैं वो HCl होता है, HCl H2SO4। क्या HCl या H2SO4
लोएस्ट एसिड है? नहीं सर, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। नहीं सर, एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जैक्टली वो एसिड नहीं है, वो उसके हिसाब से एसिड नहीं है। तो फिर लोएस्ट कैसे एक्सप्लेन करता है HCl के एसिडिक नेचर को? वो ये बोलता है कि पानी में जाने के बाद HCl जो है वो H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है, और जो H+ है वो एसिड है। जो एसिडिक प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि HCl इज H+ डोनर, H+ इज एसिड। समझा? तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो HCl जो गैस है तो वो तो होनी नहीं चाहिए ना, एसिडिक नहीं होनी। नहीं, पानी में जाने के बाद गैस के अंदर कुछ भी नहीं है, वो जब तक वो आयनाइज नहीं होगी तब तक वो कुछ भी नहीं है। सर इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट कर सकता ना क्लोरीन। HCl कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा भाई, बता दे। वो एक्सेप्ट करके तेरे घर पे रख देगा इलेक्ट्रॉन, ले रख ले। सर क्लोरीन का रेस्ट कर नहीं पा रहा हैं? बस स्टेबल नहीं होगा बिल्कुल। सर अरे वो अपने उधर बेस ऑल BL बेसिस क्या लिखा है सर वो राइट कॉलम? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस भी। सर हाँ सर, जब ये लोग थ्योरीज देते हैं और कोई पुरानी थ्योरी किसी एक रीजन की वजह से डिस्कार्ड कर दी जाती है, तो उसके कंप्लीटली क्यों नहीं डिस्कार्ड कर देते? वो जो एक्सप्लेन कर पाता है उसको रख के सिर्फ थोड़ा बहुत ही रख लिया, ऐसे क्यों अच्छा चल, करते एक हैं? बात ऐसे तेरे से सवाल पूछता हूँ, सुमित भाई जवाब देगा? हाँ सर। मान ले मैं तेरे को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मान ले, अभी तो पढ़ाता बहुत कुछ पर अभी तो अज्यूम करके मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हाँ सर। और मान ले कि मैं एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो अच्छा नहीं पढ़ाता, ठीक है सर। पर बाकी तो मैं अच्छा ही पढ़ाता हूँ ना। हाँ तो तू क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में अच्छा नहीं पढ़ाता, और तू मान ले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेता है यश से, ठीक है सर। तो अब मुझे ये बता कि तू यश से पूरा सिलेबस पढ़ रहा होगा या यश से सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहा होगा, और तू जितना मैंने पढ़ाया है सब कुछ डिस्कार्ड कर देगा? नहीं सर, मतलब जो चीज खराब है सिर्फ उसको हटा देंगे। एग्जैक्टली जो चीज इकलौता ड्रॉबैक है भाई, उस जो कोई साइंटिस्ट कोई थ्योरी देता है उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, मतलब उसको वो प्रूव भी करता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी साइंटिस्ट की सोच पूरी नहीं होती है, हर कोई बायस्ड होता है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बायस्ड, तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, केवल हमको उनकी जरूरत होती है, जो एक्सप्लेन कर दिया वो तो एक्सप्लेन, हमको मालूम है वो बेसिक साइंस है, उसको एग्री कर रही है ना कि ऐसा साइंस बोलती है, इसलिए होता है। हाँ बोल भाई। HCl गैस में कुछ भी नहीं है जब तक पानी को नहीं लगेगी। क्या नहीं है क्या? क्या एसिडिक नहीं है वो? जब तक HCl रिएक्ट नहीं करता तब तक वो कुछ भी नहीं है, जब तक उसको कोई H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा उससे वो कुछ भी नहीं है लोइस के हिसाब से। और सीधी सी बात है, अरीनेज के हिसाब से भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो डोनर है ये वाटर के अंदर डोनर होना चाहिए। दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी होता है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, पानी में H+ देना चाहिए। तो HCl जब तक पानी में डिसॉल्व नहीं हुई तब तक वो एसिड किसी के हिसाब से भी नहीं, मतलब इसके हिसाब से हो सकती है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से, क्योंकि वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। वो कहता है कि भाई हम कुछ और ले लेंगे तो क्या होगा। समझ गया भाई? हाँ मिला है? हाँ सर। चलिए मुबारक हो, इतना हो गया है, इसका मतलब आपका आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हो गया है। कल अपन देखेंगे कि एसिड और बेस को पानी में डालने से क्या होता है, और पीएच ऑल्ट्रेशंस कैसे आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर क्या होते हैं। और अब कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, 2-3 दिन तक गाड़ी बहुत तेज भागेगी। सर कल डिस्कशन है। अरे डिस्कशन है, 50 क्वेश्चन का डिस्कशन है ना, 1 घंटा लग जाएगा। सर आप गाड़ी को क्यों तेज भगा रहे हो? सर थोड़ा क्योंकि ऐसा होएगा, मैं तेरे को जब क्वेश्चन दे रहा हूँ ना 10, तो वो 10 क्वेश्चन करने में तेरे को किसी को 5 सेकंड लगेंगे, किसी को 15 सेकंड लगेंगे, किसी को 20 सेकंड लगेंगे, वैसा
इसलिए वो अपने आप तेज भागती है। वो मेरे कहने से तेज नहीं भागती है। जैसे एक क्वेश्चन दूंगा, फाइंड आउट पीएच ऑफ 10⁻⁻1 मोलर HCl, फिर दूंगा 10⁻2 मोलर HCl, फिर दूंगा 10⁻, इसलिए तेज भागता है वो। मतलब फिर वो ऐसा लगता है कि बहुत तेज हो रहा है। टॉपिक कवर नहीं होता, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, वैसा है। टॉपिक तो एक ही कवर होगा। सर वो आपने मॉड्यूल के बारे में रिमाइंड करने को बोला था। हाँ बिल्कुल, तूने वो बिल्कुल अभी तूने वो कर दिया। अभी मैं आधे घंटे तक नहीं भेजूंगा, तब मेरे को वापस रिमाइंड करवा देना। नहीं, मैं 8 बजे तक नहीं भेजू तो वापस रिमाइंड करवाना, ठीक है? 8 बजे तक, 8 PM, क्योंकि मेरी अभी 5:30 बजे फिर क्लास है। सर इसकी फोटो भेजिएगा क्या आप? बिल्कुल भेज देता हूँ यार, तुम ही स्नैपशॉट खींच के डाल लो ना ग्रुप पे। ओके सर। मुबारक। और सब लोगों को मीटिंग बंद करके जाना है, ध्यान रखना। या आप सब लोग मीटिंग से जाओ, मैं फोटो भेजता हूँ ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे। सर स्क्रीनशॉट ले भी लिया। चलो ठीक है, बढ़िया। फिर स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर लो। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर वेकेशन का क्या हुआ? वेकेशन का डिसाइड हो गया, 20 से 30 मई है छुट्टियां। थैंक यू। 20 से 30 मई छुट्टियां हैं, और 31 मई को फुल जितना भी सिलेबस हुआ है उन सबका टेस्ट है। सर ये बहुत खतरनाक रहता सर, छुट्टी दे देते। एडवांस तो नहीं, वो अनाउंस कर देंगे यार। सर उससे अच्छा छुट्टी मत दो सर, फुल एडवांस। अबे सर वो छुट्टियां बैकलॉग इसलिए, कर रहे थे सर तो उसमें उसी फिर से रिवीजन कहाँ करेंगे सर? छुट्टी वो दे दो। बैकलॉग कवरेज के लिए ना, उसमें फिर से रिवीजन कैसे करेंगे सर? सर 10 दिन में सिर्फ 3 केमिस्ट्री के बड़े टॉपिक्स होते सर, और कुछ नहीं होता। मैथ्स सर के नहीं उससे होता। भी अच्छा टेस्ट लेके छुट्टी दे दो। चलो हाँ देते हैं सर, यार। उसके पहले 10 लो ना सर, फिर फायदा ही क्या है 10 दिन का? अगर रिवीजन ही करनी है तो बैकलॉग कवरेज के लिए ना सर वो 10 दिन। चलो ठीक है, हम बता देंगे, टेंशन नहीं लो, बता देंगे क्या रहेगा। बस छुट्टियों की डेट डिसाइड हो गई, क्योंकि हमने अनाउंस करना चालू कर दिया है। क्योंकि सर 12 तारीख को भी छुट्टी है क्या सर? 12 तारीख को क्या है भाई? सर गुड़ी पाड़वा। 12 नहीं सर, 13 को गुड़ी पाड़वा है, और सर 14 भी बोलते हैं। 14 को क्या है? सर 14 को कुछ नहीं अम्बेडकर है सर, जयंती है। बोले 14 भी दे रहे। अम्बेडकर जयंती है 14 को। भाई गुड़ी पड़वा को छुट्टी चाहिए तो ले लेना, दे देंगे। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हमको क्या फर्क पड़ता। हमारे लिए तो वो हमारा मतलब, मुझे नहीं मालूम है कि वो किस स्केल का त्योहार है कि भाई छुट्टी चाहिए। नहीं सर, नहीं दिया तो भी चलेगा। खेल का ऐसा नहीं है सर, वो सर बोले थे कि दे रहे छुट्टी, इसलिए। अच्छा दे रहे थे। अच्छा गुप्ता सर छुट्टी दे रहे थे। यदि गुप्ता सर छुट्टी दे रहे थे तो हम भी दे देंगे, हमको क्या दिक्कत है। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। आप सब लोग मीटिंग Bye, बंद sir. करके जाए। हाँ, आप लोग सब मीटिंग बंद करके जाएंगे ना। गिब्स एनर्जी के क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं ना किसके? सर? गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी के क्वेश्चंस हैं, छोड़ देने।